दोस्तों, इस कहानी में पास्ट और प्रेजेंट दोनों साथ साथ चल रहे हैं। जैसे हमारी असल ज़िंदगी में होता है कि हम रह रहकर अपने अतीत के खट्टे मीठे पलों को याद करते हैं। ठीक ऐसे ही इस कहानी के नायक और नायिका के साथ भी होता है। वो दोनों भी समय समय पर अतीत की गलियों के चक्कर लगाते रहते हैं। कहते हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत और सबसे बदसूरत पलों को कभी भुला नहीं पाता। बस ऐसा ही कुछ इस कहानी में भी है। पिछले भाग में आपने देखा कि हमारा हैंडसम हंक हीरो मीत मेहता अपने अतीत में खोया हुआ है और याद कर रहा है उन खूबसूरत पलों को जब ईशानी उसको अपनी स्कूटी पर बैठाकर हॉस्पिटल लेकर गई थी। अब आगे मीत अपनी कार बीच सड़क पर रोककर आंखें बंद करके बैठा था। अचानक मीत कार से निकलकर सड़क पर आकर बैठ गया। उस दिन ईशानी का वो पूछना कि अब कैसा लग रहा है, वो मीत का हौले से मुस्कुराकर जवाब देना, अच्छा लग रहा है ईशानी। वो उसका डॉक्टर के पास उसका उसे लेकर जाना, उसकी एक छोटी सी चोट का जिम्मेदार खुद को मानकर उसका सॉरी कहना। कहते हैं छोटे छोटे वाक्य ही तो जीने का असली मज़ा देते हैं। पर यहाँ तो वो सारे छोटे छोटे किस्से ही मीत को जीने नहीं दे रहे थे। आज भी सड़क पर था वो। कहाँ से सीखा ये अंदाज रूठ जाने का, क्या करूँ हर तरीका फेल हो गया तुझे मनाने का। उस तीसरी मुलाकात का नशा तो कई दिनों तक नहीं गया था। डॉक्टर को दिखाने के बाद ईशानी ने मेडिकल स्टोर से दवाई ली। दोबारा मीत के पास आई, उसके हाथ में मार्कर भी था। वो उसके पास आई और होले से मुस्कुराकर बोली, मीत ये सफ़ेद खाली खाली सा प्लास्टर अच्छा नहीं लग रहा है ना। मीत ने अपना हाथ देखा और मुंह बनाकर बोला, हाँ यार, बड़ा बोरिंग और अंकल वाला फील दे रहा है। रुको, मैं कुछ लिखती हूँ, थोड़ी ड्राइंग कर देते हैं उसके ऊपर, क्या बोलते हो। आंखें मटकाकर ईशानी ने कहा। उसका आंखें मटकना ही इतना कातिलाना था कि मीत उसे देखते हुए बोला, जो चीज़ चाहे कर दो। ईशानी प्लास्टर पर कुछ लिख रही थी और मीत उसे देख रहा था। वो हवा में उसके बालों को उड़कर चेहरे पर आना और उसका बार बार उसे फूंक मारकर हटाना, उसका मीत की तरफ देखना और मीत का झेप जाना जैसे कल ही की बात हो। मीत उसमें इतना खोया था कि उसे पता ही नहीं चला कि ईशानी उसके प्लास्टर का सत्यानाश करने में लगी थी। थोड़ी देर बाद ईशानी बोली, मीत मैं बहुत अच्छी पेंटर तो नहीं हूँ, पर मैंने कुछ बनाया है, देखो, आई होप तुम्हें पसंद आएगा। अपनी भूरी भूरी आंखों से वो मीत की आंखों में आंखें डालते हुए बोली, तुमने जो भी बनाया होगा अच्छा ही होगा ईशानी। मीत एकदम फिदा होते हुए बोला, हाँ वो तो है, मैं हूँ ही बेस्ट। ईशानी इतराते हुए अपना चश्मा पीछे खिसकाते हुए बोली, देखो। उसने उसे आंखों से इशारा करते हुए कहा। ओ हाँ कहते हुए मीत जैसे होश में आया, पर जैसे ही उसने अपना हाथ देखा दोबारा बेहोश होते होते बचा। ईशानी ये क्या सत्यानाश कर दिया तुमने। उसने अपने दूसरे हाथ से अपना सर पीट लिया। तुम्हें पसंद नहीं आया मीत, ईशानी मासूम होते हुए बोली। ये क्या लिखा है तुमने मीत, इसे चिपड़, और ये चिपड़ क्या होता है। चिपड़ मतलब बहुत क्यूट पर्सन, ईशानी उसे समझाते हुए बोली। और देखो स्माइली, वो बड़ी उत्सुक होकर उसे दिखाने लगी। मीत ने देखा एक दांत वाला बोखा सा स्माइली बना हुआ था जिसके टकले पर ईशानी ने दो बाल भी नहीं बनाए थे। अब मीत की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ईशानी, इससे क्यूट चीज़ आज तक मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। कितना प्यारा टकला मतलब स्माइली बनाया है तुमने। तुम तो आर्टिस्ट बन सकती हो, कभी ट्राई किया तुमने। मीत अपने आप को संभालते हुए बोला। उसे डर था कहीं ईशानी नाराज़ ना हो जाए। नहीं किया, पर सोच रही हूँ, ईशानी इतराते हुए बोली। कभी मत करना प्लीज़। मीत फुसफुसाया और हंस दिया। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें, अभी 1 मिनट में सारी हंसी निकाल दूंगी। ईशानी उसे गुस्से में उंगली दिखाते हुए बोली। कितनी प्यारी है यार ये, और इसकी ये भूरी भूरी आंखें। मीत तो उसमें खोया जा रहा था कि अचानक ईशानी के फ़ोन पर नियति का फ़ोन आया। हाँ बोल। वो मीत की बाजू वाली कुर्सी पर बैठते हुए मीत को घूरते हुए बोली। ईशानी सब ठीक है ना। बहुत देर हो गई तुम दोनों को, नियति सामने से बोली। क्यों, रोहित की गर्लफ्रेंड मीत है या तू। लड़का भगा के ले जाने का कोई प्लान नहीं है मेरा। रख तू फ़ोन, आती हूँ इस आइटम को लेकर थोड़ी देर में। ईशानी ने कहते हुए फ़ोन कट किया और मीत को बोली, हंसना खेलना हो गया हो तो चलें।
तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड कम गर्लफ्रेंड को तुम्हारी फिक्र हो रही है। कहते हुए ईशानी खड़ी हुई, जैसे मैं कोई इंसान हूँ ही नहीं, कोई समझता ही नहीं। एक छोटा सा दिल मेरे पास भी है, सबको मेरी बुराई ही दिखती है। ईशानी बोले जा रही थी और जाने को आगे बढ़ी कि मीत ने अपने दूसरे हाथ से उसका हाथ थाम लिया। मैं जानता हूँ ईशानी, एक छोटा सा दिल तुम्हारे पास है और वो बहुत खूबसूरत है। जिस ईशानी को मैं जान पाया हूँ वो दूसरों को तकलीफ में नहीं देख सकती। वो बहुत समझदार है, इंडिपेंडेंट है, बहुत प्यारी है। मीत उसकी आंखों में आंखें डालकर कह रहा था और ईशानी चुप होकर उसकी आंखों में डूबी हुई ये सब सुन रही थी। ईशानी को ऐसे देख मीत संभलते हुए धीरे से बोला, मैं और बोलूँ या कन्वेंस हो गई तुम? हल्की सी शरारती मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। अचानक ईशानी झेंपी, ये लड़कियों को पटाने के फंडे मुझे सब पता है, अब चलो चुप करके। ईशानी पलटी, उसने अपनी आंखें बंद की, मन में फूट रहे लड्डुओं को शोर को दबाकर अपनी ही धुन में खुश होकर पार्किंग की तरफ बढ़ी। उसे मीत का उसकी यूं तारीफ करना अच्छा लग रहा था। लगता क्यों नहीं, आखिर ईशानी थी तो एक लड़की ही। ईशानी मुस्कुराती इतराती पहुंच गई पार्किंग में, अपनी स्कूटी निकाली और पीछे मुड़कर देखा। मीत धीरे धीरे चला आ रहा था। क्या शादी में दुल्हन चलती है वैसे चल रहे हो? ज़रा कदम बढ़ाओ, मुझे अपने एडमिशन के लिए घर पर भी बात करनी है। ईशानी अपना हेलमेट लगाते हुए बोली। अब मीत को मौका मिल गया उससे उसके कॉलेज की इन्फॉर्मेशन निकलवाने का। कौन से कॉलेज में एडमिशन ले रही हो वैसे तुम दोनों? मीत ने पूछ लिया। बैठो बताती हूँ, कहते हुए ईशानी ने उसे बैठने का इशारा किया। मीत स्कूटी के पीछे बैठा। ईशानी ने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए स्कूटी के मिरर में उसे देखकर पूछा, हाँ बोलो, क्या पूछ रहे थे? हाँ, मैं ये पूछ रहा था तुम दोनों एडमिशन कहाँ ले रही हो? मीत ने अपना सवाल दोबारा दोहराया। क्यों? ईशानी उसे मिरर में घूरते हुए बोली। अरे बाबा, अपने लिए नहीं, रोहित के लिए पूछा। वो नियति के साथ अपना एमबीए करना चाहता है तो। मीत इतना कहकर चुप हो गया। और तुम? ईशानी ने उसे देखकर पूछा कि मीत को उसे देखना हुआ। आंखों में आंखें मिलते ही वो थोड़ा सा झेंप गया। मैं भी साथ ही कर लूँगा, तुमने बताया नहीं कॉलेज का नाम। मीत धीमे से बोला। ईशानी थोड़ा मायूस हो गई। कह ही देता, मैं भी तुम्हारे साथ एमबीए करना चाहता हूँ, क्या बिगड़ जाता? पसंद तो वो भी करने लगी थी मीत को, पर लड़कियों का विचित्र नेचर, चाहती तो वही यही थी कि मीत पहल करे उससे बात करने की, उसकी तरफ करने की, उससे मिलने की। बताओ। मीत के दोबारा सवाल करने पर वो जैसे चेतना में आई। बता दूंगी ठंड पा, कहते हुए ईशानी अपनी धन्नों को स्पीड में आगे बढ़ाते हुए बोली। हवा में ईशानी के बाल उड़ उड़कर मीत के चेहरे पर आ रहे थे, पर वो उन्हें हटाना नहीं चाहता था। बस अपनी आंखें बंद किए वो अपने जीवन के इस सबसे हैप्पी मोमेंट को जीना चाहता था। वो मीत की बिल्डिंग तक पहुंचे। उसने गाड़ी रोकी। उत्तरों कहते ही मीत ने आंखें खोली, धीरे से बड़बड़ाया, धत, इतनी जल्दी आ गया। मायूस सा होकर वो स्कूटी से उतरा। रोहित और नियति ऊपर बैठे गप्पे लड़ा रहे थे। ईशानी को देखते ही रोहित ने पूछा, मीत कहाँ है? आ रहा है, ईशानी बोली। फिर नियति के पास जाकर बोली, ये इसका दोस्त है या गर्लफ्रेंड? जब देखो मीत मीत करता रहता है। तुझे क्यों जलन हो रही है मैडम? नियति उसे छेड़ते हुए बोली। मीत कमरे में एंटर हुआ। रोहित उसके पास आ गया। यार ज़्यादा लग गई, प्लास्टर लगवाना पड़ा। वो रोहित को देखते हुए बोला। हाँ यार मीत, सॉरी, मेरी वजह से हुआ ये सब। रोहित चिंतित सा बोला। चुप कर, ये देख, तुझे ईशानी की ड्राइंग दिखाता हूँ। कहते हुए उसने गंजू वाला स्माइली रोहित को दिखाया। अब आलम यह था कि रोहित और मीत दोनों मुंह फाड़ कर हंस रहे थे। आर यू ओके मीत? क्या हुआ, तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? नीति ने उनके पास आकर पूछा। हाँ नीति, मैं ठीक हूँ, मीत ने हंसते हुए ईशानी को देखते हुए कहा, जो कि मीत के हंसने की वजह जानती थी। हंस क्यों रहे हो इतना? नीति ने रोहित से पूछा। ये देखो तुम्हारी ईशानी की ड्राइंग, कहते हुए रोहित ने उसका हाथ नीति को दिखाना चाहा और थोड़ा जोर से पकड़ लिया। आ, मीत के मुंह से आवाज निकल गई। उसकी आवाज सुनकर ईशानी एकदम से पास आई। उसको आराम की जरूरत है और तुम सबका भरत मिलाप हो गया हो तो हम चलें? ईशानी नियति को देखते हुए बोली। और तुम ज्यादा हाथ मत हिलाना। और हाँ, चाहो तो उस गंजू को देखकर हंस सकते हो। उसे बनाने का मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। हंसने से खून बढ़ता है तो हंसो। प्लीज़ टेक केयर, ईशानी ने मीत को देखते हुए कहा। चलें, अब यहाँ का काम ख़त्म हो गया है, उसने नीति को देखते हुए कहा।
चलें। ये सब उस वक्त ना मीत को अच्छा लग रहा था ना ही ईशानी को। पर क्या करें, उसे यहाँ से जाना था। थोड़ी देर और रुक जाओ, मीत ने झेंपते हुए कह दिया। रोहित और नियति दोनों उसे आश्चर्य से देख रहे थे और मीत और ईशानी एक दूसरे को। नहीं, अब तुम्हें आराम की ज़रूरत है, ईशानी ने कहा और नियति की तरफ पलट कर बोली। चल, दोबारा कब मिलोगी? मीत की बेकरारी झलक रही थी। ईशानी 1 मिनट को रुक गई। पता नहीं, वो बाहर देखते हुए बोली। कुछ तो हो रहा था उसे। वो उस वक्त मीत से दूर जाना नहीं चाहती थी, ना ही वो मीत से नजरें मिलाना चाहती थी। आंखें तो दिल की जुबान होती हैं और उस वक्त वो कोई सीन क्रिएट करना नहीं चाहती थी। उसके पास रुक जाना उसे कहीं से भी प्रैक्टिकल नहीं लगा। उसने एक कदम और आगे बढ़ाया। मीत ने अपना फ़ोन निकाला। ईशानी, 1 मिनट, तुम्हारे नाम की स्पेलिंग क्या है? वो बोली। ईशानी ने स्पेलिंग बताई। परफेक्ट। अब इसके नीचे नंबर क्या सेव करने हैं? मीत शर्माते हुए बोला। ईशानी ने मीत की तरफ देखा और नाम में सर हिलाकर जाने लगी। मीत अपने हाथ में फ़ोन पकड़े उसे जाते देख रहा था और मन में राज की तरह पलट पलट कर कह रहा था। ठीक वैसा हुआ भी। ईशानी पलटी। मीत को हौले से मुस्कुराता देख थोड़ी इमोशनल भी हुई। आज भी मीत इस अंधेरी रात में अपनी कार से निकलकर सड़क पर खड़ा था। पीछे से उसका बॉडीगार्ड वीर भी उससे कुछ दूरी पर खड़ा इसे देख रहा था। रात के तकरीबन 1:30 बज चुका था और मीत उस जगह से हिलने का नाम नहीं ले रहा था। ये वही जगह थी, उसके पीजी के सामने वाली, जहाँ से ईशानी का उस दिन जाना उसे अखर रहा था। लड़कों की विश होती है कि वो अपनी बाइक के पीछे उस लड़की को बैठाएं जिसे वो दिलो जान से चाहते हैं, पर यहाँ तो मंजर पूरा ही उल्टा था। मीत तो स्कूटी की सवारी लेकर इतना खुश हुआ कि वो बता नहीं सकता था। उसे अच्छे से याद है वह दिन। उसने 30 मिनट रोहित की किसी बात का जवाब तक नहीं दिया था। उस दिन उसका यूं जाना ही जीने नहीं दे रहा था। उसके जाने के 2 मिनट बाद से ही वो उसे मिस करने लगा था। उस दिन उसने कहाँ सोचा था कि ईशानी से उसे यूं हमेशा के लिए अलग होना पड़ेगा। रोहित उससे ना जाने क्या क्या सवाल पूछ रहा था और वो अपना प्लास्टर देखकर हंसे जा रहा था। मीत, सब ठीक है? उसे ऐसे देखकर रोहित ने उसके पास आकर पूछा। पता नहीं यार, क्या यही प्यार होता है? किसी के साथ रहना अच्छा लगता है। उसकी हर छोटी छोटी बातें याद करके हंसने का मन करता है। कहते हैं कि जब किसी की आंखों में देखने के सिर्फ 3 मिनट के अंदर दोनों का दिल एक साथ धड़कने लगे तो समझो इश्क है। मेरा दिल तो उसे 1 मिनट देख कर ही उसके साथ हो लेता है। क्या हो रहा है रोहित? कहते हुए उसने रोहित के कंधे पर हाथ रखा। मुझे वो लड़की थोड़ी अकड़ू लगती है, दिल दुखाएगी एक दिन। रोहित उसके बेड पर आकर बोला। सह लूंगा और संभाल भी लूंगा, पर आज उसके बिना नहीं रहा जा रहा। मीत अपने बेड पर तकिए का सहारा लेकर बैठते हुए बोला। अच्छा सुन, नंबर देकर नहीं गई वो? नीति को फ़ोन करके पूछ ले वो पहुंच गई सेफली या नहीं। इतनी रफ गाड़ी चलाती है, पूछ मत। मुझे तो लगता है हमारी हेल्प के चक्कर में ये दोनों फंस गए हैं। रोहित अपना सर पीटते हुए आगे बोला। सही कह रहा था रोहित, हम फंस चुके थे और वो भी बुरी तरह। उलझन धागों की हो या दिलों की बड़ी मजबूत होती है। तब तक नहीं छूटती जब तक बीच से काटना ना पड़े। ईशानी से वो चौथी मुलाकात नहीं होती अगर रोहित के घर पर परेशानी ना हुई होती। मीत नशे में था और सोचते सोचते आगे बढ़ रहा था। बीते लम्हों की कसक टीस बनकर उठ रही थी। वो सामने अपने पुराने पीजी की तरफ जाना चाह रहा था, लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ रहा था। वीर उसके पीछे ही था, पर एक निश्चित दूरी पर, ताकि उसे पता न लग सके। वो सड़क के बीचों बीच आ गया और सामने से तेज गति से कार आ रही थी। वीर ने देखा, उसे हटाने को दौड़ा, लेकिन मीत उस कार से टकरा गया। वीर के कदम ठिठक गए। वो जोर से चिल्लाया, सर! मीत उछल के सड़क के किनारे आ गिरा। वीर दौड़ के मीत के पास पहुंचा। वीर ने देखा उसके सर से खून निकल रहा था और एक हाथ पूरी तरह से मुड़ चुका था। वीर उसे देखकर घबरा गया। उसने नीचे बैठकर उसे गोदी में उठाया और नब्ज देखी जो कि चल रही थी, मगर बहुत धीरे। वीर एकदम टेंशन में आ गया। मारे घबराहट के पसीना पसीना हो गया। उसने उसे वहीं लेटाया और वो दौड़ के मीत की कार के पास पहुंचा। पर मीत तो अपनी कार की चाबी अंदर ही छोड़कर बाहर आ गया था और कार लॉक हो चुकी थी। अब वीर सड़क पर कुछ ढूंढने लगा ताकि विंडो का ग्लास तोड़कर कार की चाबी निकालकर उसे काम में लाया जा सके। उधर मीत के आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। अरे ज़्यादा लग गई लड़के को, ये बच पाएगा या नहीं? एक शख्स बोला। हाँ, तभी दूसरा आदमी बोला, कौन है ये? एक आवाज़ और आई। सारे लोग उसे देख रहे थे। कौन है भाई?
एक और आवाज़ आई। लोग उसका वीडियो बनाने में लगे थे और वीर सड़क पर बड़ा पत्थर तलाशने में लगा था। ड्रग्स तो नहीं ले रखी, जरा चेक करो। एक व्यक्ति अपनी राय देते हुए बोला, लगता है पी के निकला हुआ घर से। बाजू वाले आदमी ने उसे कहा, जल्दी से एम्बुलेंस आ जाए तो शायद बच भी जाए। एक और हितैषी की आवाज़ आई। ये थी हमारी जनता जनार्दन, जिन्हें हर दूसरे आदमी की ज़िंदगी में झांकने और टांग अड़ाने में मज़ा आता है। लोग अलग अलग एंगल से उसका वीडियो बना रहे थे। इतने में फाइनली वीर को पत्थर मिल गया। उसने कार का शीशा तोड़ने की कोशिश की और वो 2-3 बार की नाकामयाबी के बाद कामयाब भी रहा। उसने कार में अंदर हाथ डालकर गेट ओपन किया, चाबी निकाली और दौड़कर लोगों की भीड़ हटाते हुए मीत के पास पहुंचा। मीत सर, आप ठीक हैं? वो घबराकर उसे उठाते हुए बोला। पर मीत तो बेहोश हो चुका था। उसने दौड़कर मीत को कार की बैक सीट पर लेटाया और आगे बैठकर गाड़ी को दुगनी स्पीड से लेकर हॉस्पिटल के लिए निकला। रास्ते में बार बार वो एक नंबर डायल कर रहा था। मैम प्लीज़ फ़ोन उठा लीजिए, वो मन ही मन बड़बड़ा रहा था और अपने ऊपर लगे मिरर में वो मीत को भी देखते जा रहा था। तकरीबन 30 मिनट रेस्ट ड्राइविंग करने के बाद वो हॉस्पिटल पहुंचा और दौड़कर स्ट्रेचर पर मीत को लेटाया और उसके साथ चलते दोबारा उसी नंबर पर फ़ोन किया। सुबह के 4 बज चुके थे। वीर ने हॉस्पिटल मैनेजमेंट से बात करके सीनियर डॉक्टर्स को बुलवाया। मीत को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। सब कुछ इतनी जल्दी में हो रहा था कि वीर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। सुबह होने को थी, 5 बजने वाले थे। ईशानी का रूटीन भी शुरू होता था। सुबह 5 बजे से उसने उठकर अपने लिए चाय बनाई। आज उसका ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं था। सोच रही थी कुछ भी बहाना कर कर आज छुट्टी ले ली जाए। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके बहुत पास है और उसे पीछे से जोर का धक्का लगा। ईशानी का मुंह चाय के बर्तन से टकराते टकराते बचा। वो घबराकर पसीना पसीना हो गई। धीरे से उसने साइड में रखा हुआ चाकू उठाया और हवा में लहराते हुए पलटी कि सामने कोई नहीं था। कौन है? वो धीरे से बोली, पर सामने कोई नहीं था। 5 मिनट ईशानी ऐसे ही बुद्ध बनी खड़ी रही। 1 महीना हो चुका था साइकियाट्रिस्ट से मिले और आज उसका टर्न भी था। ईशानी वहीं गैस के सामने खड़ी थी। मन में उथल पुथल चल रही थी। उसने देखा सामने वाले फ्लैट में कुछ परछाई दिखाई दे रही थी। सामने एक कपल न जाने किस बात पर लड़ाई कर रहा था। ईशानी उन्हें देख रही थी। ये लोग सोसाइटी का माहौल बिगाड़ते हैं। अंश ने देख लिया तो डर जाएगा। इनकी कंप्लेन करनी पड़ेगी। ईशानी भौहें चढ़ाते हुए बोली। कितना कुछ चलता रहता था उसके मन में। वो बस चाह रही थी कि कुछ भी करके आज उसे मीत से ना मिलना पड़े। ऊपर वाले से उसने प्रार्थना की और सोचने लगी कैसे मीत के पास जाने से बचा जाए। किस चीज़ या कह सकते हैं जिस शख्स से वो इतने सालों से भाग रही थी वही विवाह जिद करके दोबारा उसे उससे मिलने पर मजबूर न कर दे। कहाँ तक सही है अपनी ज़िंदगी के रोने, हर किसी के सामने रोना। लोग जितना सुनते हैं खुद नई कहानी बुनते हैं और दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। वो किसी को कुछ बताना भी तो नहीं चाहती थी। खड़े खड़े सोच रही थी। उसकी चाय कप पेन से निकाल कर गैस पर आ गई। उसे होश ही नहीं था। कहाँ तो ईशानी मीत की एक छोटी सी चोट से इतना आहत हुई थी, जबकि वो उसे ठीक से जानती भी नहीं थी। और आज वही ईशानी मीत से मिलने से झिझक रही थी और उसे अभी ये तो पता तक नहीं चला था कि मीत के साथ कुछ अनहोनी हो चुकी है। बहुत मजबूत हो चुकी थी वो, क्योंकि खोने को अब उसके पास कुछ और नहीं बचा था। उस दिन मीत को हॉस्पिटल से उसके रूम छोड़ने के बाद ईशानी खुद का भी कुछ हिस्सा उसके पास ही छोड़ आई थी। वो था उसका दिल, जो कि अब मीत के बिना लग ही नहीं रहा था। और आलम यह था कि नीति को बार बार तंग करके रोहित से बात करने को फोर्स किया जा रहा था। इन दोनों के चक्कर में अब नियति और रोहित घंटों बातें किया करते और बिना बात किए ही मीत और ईशानी एक दूसरे के दिल का हाल जान लिया करते थे। अगले 2-3 दिनों तक ये ड्रामा चलता रहा, पर ईशानी की मीत से मिलने की हिम्मत नहीं हुई और ना ही मीत की तबीयत इतनी ठीक थी कि वो जाकर उसे देख सके। शाम का समय था। ईशानी अपने किसी काम में बिजी थी कि नियति बाहर से दौड़कर उसके पास आई। क्या हुआ, इतना क्यों हाँफ रही है? वो उसे देखकर बोली। तुझे पता है हम चारों को सेम कॉलेज में सीट्स मिल गई हैं। वो एक सांस में बोली और पानी की बोतल उठाकर गटक गई। पर कल पता चलने वाला था ये तो। और तुझे किसने बताया? ईशानी चौंकते हुए बोली। और ये चारों कौन है बे? वो नियति को घूरते हुए बोली। हम चारों और कौन पागल। हाँ जल्दी अनाउंस हो गया है।
नीति खुशी से झूमते हुए बोली। नीति, देख बात को गोलमोल मत घुमा, मुझे सही से बता चारों कौन? ईशानी ने दोबारा सेम सवाल किया। तू, मैं, नियति बोली। हाँ और? ईशानी ने आगे पूछा। मीत और रोहित। नियति खुशी से उसके कंधे पकड़ते हुए बोली। वाट? वो दोनों लंगूर भी? ईशानी के मुंह से अचानक निकल गया। उन्हें कैसे पता चला ये सब, और हमारे कॉलेज के बारे में? ईशानी ने शंका से भरी नजरों से नियति को देखा। हाँ, घूर मत, मैंने ही बताया है, नियति अपनी आंखें चुराते बोल पड़ी। लेकिन क्यों? ईशानी ने हाथों से इशारा करते हुए पूछा। अरे बाबा, रोहित के बिना अब अपना गुजारा नहीं होगा। कंधे उचकाकर नियति बोल पड़ी। ईशानी बस कैसे भी मीत के सामने नहीं जाना चाहती थी। मीत को देखकर उससे रहा नहीं जाता था। उसे ये डर था कहीं मीत से नज़दीकियाँ उसे उसके उद्देश्य से दूर ना कर दें। पर किस्मत में लिखा जा चुका था उनका साथ साथ एक ही कॉलेज में एमबीए करना। कहाँ रोहित और नियति साथ रहने के सपने देख रहे थे, और उधर रोहित के घर। रोहित के पिता मिस्टर मोहन मिश्रा की इंदौर में जॉब थी। रहने वाले वो कानपुर के थे, पर इस साल वो रिटायर होकर अपने घर कानपुर जाने वाले थे। चूंकि सुबह का समय था, वो अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे और अपनी पत्नी मिसेस भारती मिश्रा को टिफिन टाइम पर ना बनाने के लिए उपदेश दे रहे थे। ना जाने कहाँ से ये घटोत्कच हमारे पल्ले पड़ गया है। आज तक लिखवा लो, कभी भी टाइम पर टिफिन बनाकर नहीं दिया तुमने। मिस्टर मिश्रा बोले जा रहे थे और उन्हें किचन से बराबर रेस्पॉन्स भी मिल रहा था। खुद ही भी आए हो हमें, हम नहीं आए थे। खुद ही आए थे बारात की गाड़ी भर के, पी पी पों पों करते, अपनी नाक रगड़ते हुए। अब देखो बुढ़ापे में हमको ये सब भी सुनना पड़ेगा। और क्या नाम दियो, घटोत्कच? वाह, क्या कहने आपके मोहन जी। कहते हुए करछी हाथ में लिए मिसेज भारती किचन से बाहर निकली। अब क्या हमें मारोगी जो इतने गुस्से में भिनभिना रही हो? डरते नहीं हैं हम, सुना तुमने? मिस्टर मिश्रा बोले। डरते नहीं तो पीछे कहाँ चले जा रहे हो? रुकिए तो तनिक, कहते हुए भारती जी आगे बढ़ी। हाँ, खा लेंगे आज कैंटीन में, कहते हुए उन्होंने अपना बैग टांगा ही था कि उनके साले ने उन्हें फ़ोन किया। मिश्रा जी ने फ़ोन उठाया और भारती जी उनसे सट के कान देकर खड़ी हो गई। हेलो जीजा जी, मैं बोल रहा हूँ कानपुर से। फ़ोन उठाते ही सामने से आवाज़ आई। मिश्रा जी वैसे भी अपने साले के व्यवहार से भली भांति परिचित थे और उसकी थोड़ी बहुत बात मान भी लेते थे। वो तुरंत बोल दिए। जी हाँ बोलिए। आपने सुबह सुबह फ़ोन कर दिया तो तनिक चौंक गए और भारती जी की तरफ देखने लगे। तुम थोड़ा दूर हटो यार, वो भारती जी को धक्का लगाते हुए बोले। मेरे भाई से शिकायत कर दी ना तो रोते रहिएगा, अपने हाथ की करची हिलाते हुए भारती जी बोली। नाच लो दोनों हमारी छाती पे। मोहन जी उसके सामने छाती ठोक कर बोले। एक नागिन दूसरा सपोला, कहते हुए उन्होंने दोबारा फ़ोन कान पर लगाया। ओ जीजा जी, आप ऑफिस के लिए निकल रहे होंगे, कहते हुए उनके साले सूरज ने बात आगे बढ़ाई। अगर आप बिज़ी हैं तो मैं आपको देर से फ़ोन करता हूँ। वैसे मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। अरे तुम बोलो, हमारे पास वैसे भी टाइम नहीं है फिर। ऑफिस के टाइम तो तुम फ़ोन घुमा मत देना भूल कर भी। कोई देर नहीं हो रही, वो झिझकते हुए बोले। पीछे से भारती जी उनकी बातें सुन रही थी। उसने मिस्टर मिश्रा को हिलाकर पूछा। क्या हुआ बताओ ज़रा। रुको तनिक, कहते हुए मिस्टर मिश्रा ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। जीजा जी, इस साल आप रिटायर हो रहे हैं तो हमने अपने रोहित के लिए एकदम लल्लन टाप लड़की ढूंढ ली है। कार और सोना दे रहे हैं लड़की वाले, और लड़की एकदम दूध जैसी सफ़ेद। फिर रिटायरमेंट के बाद अच्छे रिश्ते हाथ में नहीं आएंगे। और रोहित भी तो जवान हो गया है, कोनो बालक तो रहे ना ही। सूरज सामने से बोला। हाँ तो भेज दो लड़की का फ़ोटो, हम रोहित को भिजवा देंगे। अभी रखो तुम फ़ोन, बहुत काम है, कहते हुए उन्होंने फ़ोन काट दिया। सुनो, वो लड़की का फ़ोटो भेज रहा है तुम्हारा भाई, तो देख लो, और रोहित को हम शाम को भिजवा देंगे। उन्होंने भारती जी को देखते हुए कहा। बैग उठाया और चल दिए। इधर आज ऑपरेशन थिएटर में मीत जिंदगी और मौत से लड़ रहा था, और वीर वहां बाहर ही अपने फ़ोन से किसी को फ़ोन लगाने में बिजी था, पर कोई फ़ोन उठा नहीं रहा था। उसने सोचा एक बार और ट्राई कर लिया जाए। फाइनली इस बार उसका फ़ोन उठा लिया गया। मैम, वीर एकदम से बोल पड़ा। हाँ वीर कहो, सामने से एकदम भारी भरकम किसी महिला की आवाज़ आई। मैम, मिस सर का एक्सीडेंट हो गया है, सड़क पर एक कार उनसे टकरा गई। मैं जीवन ज्योति हॉस्पिटल में उन्हें लेकर आया हूँ।
वीर अपने आप को संभालते हुए बोला, व्हाट? सामने से वो लेडी घबरा कर बोली, तुम उसके पास रुकना, मैं अभी वहां पहुंचती हूँ। और तुम्हें कोई और हॉस्पिटल नहीं मिला? वो सामने से सवाल दागते हुए बोली, मैम ये हॉस्पिटल पास ही था और मीत सर की हालत ठीक नहीं लग रही थी। वीर हड़बड़ाते हुए बोला, और मीत वहां सड़क पर क्या कर रहा था? खैर छोड़ो, मैं आती हूँ, कहते हुए सामने से फोन कट हो गया। वीर वहीं कुर्सी पर बैठ गया, ईशानी के घर पर। ईशानी शुरू से इतनी कड़वी नहीं थी जितनी वक्त ने उसे बना दिया था। ये गुस्सा, ये नफरत जो कि उसे खुद से थी पर लोगों पर निकालती रहती थी। वो किचन के प्लेटफॉर्म के सामने खड़ी अपना अतीत याद कर रही थी। मीत की मौजूदा हालत तो उसे पता भी नहीं थी। कहते हैं इंसान बस दो ही परिस्थितियों में बदलता है, या तो कोई खास उसकी लाइफ में आ जाए या कोई खास उसकी ज़िंदगी से चला जाए। एक बार ईशानी बदली थी जब मीत उसकी लाइफ में आया था, तब उसने जीना सीखा था। और एक अब जब मीत उसकी लाइफ में नहीं है तो वो हद से ज़्यादा कड़वी होती जा रही है। ईशानी ने अपनी चाय देखी जो कि उबल उबल के लगभग ख़त्म हो चुकी थी। ओह, कहते हुए उसने चाय के बर्तन को ऐसे ही हाथ से उतारने को छू लिया और मारे दर्द के चीख उठी। उसने झट से पानी का नल चलाया और अपना हाथ पानी में डाला। ठंडे पानी की सीनन उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसका दिमाग चला, आज बीमारी का बहाना बना लिया जाए और ऑफिस से छुट्टी ले ही ली जाए। उसे अपने अतीत की यादें भी कहाँ चैन से रहने दे रही थी। उस दिन रोहित और नियति की वजह से वो दोनों दोबारा मिले थे। रोहित किस तरह मुसीबत में फंसने वाला था। कुछ साल पहले रोहित के घर भारती मोहन जी के जाते ही घर का काम निपटाने में लगी थी कि उन्हें रोहित का फ़ोन आया। हाँ भोलू, मेरा बच्चा कैसा है तू? मैं ठीक हूँ अम्मा, मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया है एमबीए के लिए। सामने से रोहित बोला, अरे वाह बेटा, खूब तरक्की करो। भारती जी उसे आशीर्वाद देते हुए कहने लगी, पापा से बोल के पैसे ट्रांसफ़र करवा दीजिए ना। रोहित सामने से रिक्वेस्ट करते हुए बोला, हाँ भिजवा देंगे, एक ही औलाद है हमारी, और कौन दो चार तो है नहीं। वैसे बता रहे हैं तुम्हारे पापा आजकल बहुत ही कंजूस होते जा रहे हैं। भारती जी मुंह बनाते हुए बोली, वो तो मम्मी शुरू से ऐसे ही हैं, आज की बात नहीं है। रोहित सामने से बोला, खबरदार, जो तूने कुछ कहा तेरी वजह से सारा दिन पिसते रहते हैं और तू ही उनकी बुराई करने लगा। भारती जी का पति प्रेम जागृत हुआ और वो रोहित को डांट मारते हुए बोली, देखो खुद बोलो और खुद ही डांट लगाओ, पैसे भिजवा देना, आप शाम को फीस जमा करनी है इस हफ्ते। अभी फ़ोन रखता हूँ, रोहित थोड़ा नाराज़ होते हुए बोला। अब तू काहे गुस्से हो गया? शाम को तेरी बात करवाती हूँ पापा से, भारती जी से मनाते हुए बोली। मीत उसे देख रहा था, रोहित फीस की कोई टेंशन है क्या? मीत ने उसे ऐसे देखते हुए कहा, अरे नहीं, शाम तक हो जाएगा अरेंज। रोहित ने जवाब दिया, देख अगर कोई टेंशन है तो बता दे, मैं हम दोनों की फीस अरेंज कर लूँगा, जब आए तू बाद में दे देना। मीत उसे समझाते हुए बोला, थैंक यू मीत, पर पहले मैं घर पर ट्राई कर लेता हूँ, नहीं तो कल देखते हैं। रोहित चेयर पर बैठते हुए बोला, तू परेशान मत हो यार। मीत उसे देखते हुए मुस्कुराकर बोला, मैं आज नीति के साथ डिनर करने जा रहा हूँ। रोहित उसके जख्मों पर नमक छिड़कते हुए बोला, भगवान करे तुझे होटल वाला जहर खिला दे। मीत कहते हुए चादर ओढ़कर सोने लगा। साले दोस्त है या दुश्मन? उसकी चादर हटाकर बोला। रोहित उसके पास आकर, तेरे जैसे दोस्तों से अच्छा है मैं अकेला ही रह लूँ, जाकर डिनर साले, भाग यहाँ से, कहते हुए मीत ने उससे चादर खींच ली और दोबारा उड़कर सो गया। रोहित ने आज उसकी मदद का प्लान बना रखा था, पर वो उसे सरप्राइज देना चाहता था। उसने रूम से बाहर निकलकर नीति को फ़ोन किया। हाय। सामने से नीति ने एक रिंग में ही फ़ोन उठा लिया। क्या बात है, आज बड़ा इंतज़ार हो रहा था। रोहित उसे छेड़ते हुए बोला, अरे क्या मतलब है तुम्हारा? आज ही वेट कर रही थी और बाकी दिन नहीं करती। नियति थोड़ा रूठते हुए बोली, अरे अब गुस्सा नहीं, अच्छा हमारा प्लान वर्क कर रहा है। मैंने मीत को बता दिया हम डिनर पर जा रहे हैं और वो मुंह चढ़ाकर बैठा है। रोहित ने उसे बताया, सही है, मैं ईशानी को बताती हूँ, सेम रेस्टोरेंट में मिलते हैं 8 बजे। नियति ने सामने से जवाब दिया, हाँ जल्दी आना। रोहित थोड़ा सा बेकरार होकर बोला, अभी आ जाऊँ? हंसते हुए नीति ने जवाब दिया, अच्छा अगर ईशानी मेरे साथ नहीं आई तो? नियति सोचते हुए बोल पड़ी, अरे ऐसे कैसे नहीं आएगी, उसको लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी, और मीत को तो मैं ले ही आऊँगा, उसके लिए सरप्राइज है, वो खुश हो जाएगा। कहते हुए रोहित रूम में झांक कर देखने लगा, कहीं मीत सुन तो नहीं रहा। उसने देखा मीत अभी भी मुंह फुलाए बेड पर पड़ा था। नियति सामने से बोल ही रही थी कि ईशानी ने उसे आवाज़ लगाई, क्या सारा दिन उस फ़ोन से चिपकी रहती है, इधर आ।
ईशानी की भुनभुनाती आवाज़ आई, क्यों चीख रही थी। वो उसके पास जाकर बोली, कल फीस पे करने चलना है, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी कर तू अपने। ईशानी दादी माँ बनी उससे कह रही थी। और सुन, ये प्यार मोहब्बत से पेट नहीं भरता, समझी। 2-4 दिन का खेल है, पढ़ेगी तो फ्यूचर भी संवरेगा। समझ रही है ना, कहते हुए ईशानी अपने बैग में डॉक्यूमेंट्स जमाने लगी। हाँ मेरी दादी माँ, कहते हुए नीति ने उसके हाथ जोड़े। ले लिया हो आशीर्वाद तो जा और रख अपने डॉक्यूमेंट्स, ईशानी ने हंसते हुए कहा। हाँ बाबा, कहते हुए नीति अपने अलमारी में कुछ ढूंढते हुए रुक गई। वो आगे बोली, अच्छा सुन, हम आज डिनर पर जा रहे हैं, तू और मैं। क्यों, आज तेरी शादी है। ईशानी अपने कामों में बिजी सी बोली। अरे यार चलना, बहुत दिन हो गए हम डिनर करने बाहर नहीं गए। यहाँ का रूखा सूखा कब तक खाएंगे। नियति क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, तो अपने उस रोहित को बुला लेना। ईशानी पल्ला झाड़ते हुए बोली, अरे आज उसके साथ मेरा कोई प्लान नहीं है। तू चुपचाप रेडी हो जा, 8 बजे, समझी। देख मैं तेरी हर बात मानती हूँ, तुझे भी मेरी छोटी मोटी 1-2 बात मान लेनी चाहिए। नीति उसे उंगली दिखाकर बोली, अच्छा बाबा चल चलेंगे। ईशा ने अपने दोनों हाथ जोड़कर बोली, तू क्या पहनेगी ये बता। नीति ने अगला सवाल दाग दिया। यार डिनर पर जा रहे हैं, डेट पर नहीं, कुछ भी पहन लूँगी। ईशानी ने बोरिंग सा जवाब दिया। नहीं, तू अपना वो नेवी ब्लू ड्रेस पहनना, बहुत अच्छा लगता है तुझ पर। नियति अपनी आईब्रोज काते हुए बोली, वो वाला ठीक है, पहन लूँगी। ईशानी बेफिक्र सी बोली। ईशानी ने नीति को टेढ़े से देखा और वो मंद मंद मुस्कुरा रही थी। ये लड़की भी ना लग गई। बड़बड़ाते हुए वो दोबारा अपने काम में उधर रोहित डिनर पर जाने से पहले अपनी अलमारी के कपड़े मीत के सामने फैला फैला कर ट्राई कर रहा था। ये कैसा है मीत, उसने एक ब्लू शर्ट उठाकर उसे दिखाते हुए पूछ लिया। और मीत मन ही मन कुड़ रहा था। अबे भेजा मत पका, जो अच्छा लगे पहन ले, वो जलते भुनते बोला। तुझे पता है ईशानी भी आ रही है वहाँ। वो तैयार होते हुए एक बहुत टेढ़ी करके मीत को देखते हुए बोला। अब मीत उछल के पलंग से सीधा नीचे आकर खड़ा हो गया। साले, ये बात पहले क्यों नहीं बताई, मैं भी चलूँगा। वो बोल पड़ा। अगर बता देता तो ये खुशी कहाँ देखने को मिलती। और तेरा उतावलापन भैया वो झेला नहीं जाता मुझसे। चल तैयार हो जा। रोहित अपने बाल बनाते हुए बोला। अरे तो अब अलग हट, मुझे तैयार होने दे, कहते हुए उसने रोहित को धक्का दिया और मिरर पर कब्जा कर लिया। उधर ईशानी तैयार तो हो रही थी, पर नियति उसे ये पहन ले वो पहन ले कहकर तंग कर रही थी। तू मार खाएगी मेरे हाथों। अंत में ईशानी उससे परेशान होते हुए बोली, चलना है तो चल, मुझे कोई लड़के वाले देखने नहीं आ रहे जो तेरा ये सब ड्रामा चल रहा है। ईशानी थोड़ा गुस्सा होते हुए बोली। हाँ मेरी माँ चल, कहते हुए नीति उसके साथ डिनर के लिए निकली। उधर मीत अपने ही सपनों में खोया था। वाइट शर्ट, जीन्स, हाथों में घड़ी, डियो मारकर, सलीके से बाल बनाकर तैयार। क्या बात है, लग तो ऐसे रहा है जैसे किसी सगाई के फंक्शन में जा रहा है। रोहित उसे छेड़ते हुए बोला। चुप रहे, मार खाएगा, कहते हुए मीत अपने आप को मिरर में देखने लगा। कुछ देर में दोनों निकल पड़े। बाइक रोहित ड्राइव कर रहा था और मीत पीछे से उसे जल्दी चल का नाटक करते हुए तंग कर रहा था। रास्ते में एक फ्लावर शॉप दिखी। मीत जोर से बोला, अरे रुक रुक, क्या हुआ। रोहित ने गाड़ी रोकते हुए पूछा। अरे बुके ले लेते हैं, मीत खुश होकर बोला। अरे तू जितना नॉर्मल रहेगा तेरे लिए अच्छा है, इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है मीत, रोहित उसे समझाते हुए बोला। मीत चुप हो गया। एक गुलाब का फूल तो ले ही सकते हैं, वो धीरे से बोला। रोहित ने अपना सर पीट लिया। मीत चुप करके बैठ, कहते हुए रोहित ने दोबारा गाड़ी स्टार्ट की। तेज जगह पर पहुंचकर रोहित ने गाड़ी पार्क की और नियति को फ़ोन लगाया। कहाँ पहुंची, नियति के फ़ोन उठाते ही वो बोल पड़ा। अरे बस 10 मिनट और, कहते हुए नियति ने फ़ोन काट दिया। उसने देखा ईशानी उसे अपनी स्कूटी के मिरर में घूर रही है। ये रोहित का फ़ोन था राइट, वो भी आ रहा है। उसने सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए पूछा। अरे नहीं, वो नहीं आ रहा, बस तू और मैं, नीति ने बचते हुए जवाब दिया। उसे पता था अगर ईशानी को कुछ भी पता चला तो वो गाड़ी को यू टर्न मारकर सीधा घर जाकर रुकेगी। तू जल्दी चलाना, वो सड़क पर हाथ दिखाते हुए उसे बोली। रोहित और मीत दोनों पहुंच चुके थे और एक साइड वाले टेबल देख के बैठ भी गए थे। वेटर ने आकर उन्हें मेन्यू कार्ड दिया और वहीं खड़ा हो गया। भैया भी करते हैं ऑर्डर, बाकी के फ्रेंड्स को भी आ जाने दो, कहते हुए रोहित ने उसे टरकाने की कोशिश की। कुछ देर में नीति और ईशानी पहुंच गए। सामने बैठे मीत की नज़रें ईशानी पर पड़ी। नेवी ब्लू कलर ड्रेस, आंखों से आज चश्मा गायब था। हवा में लहराते खुले बाल, कानों में बूंदे,
बार बार एक ही लड़की पर दिल आना क्या होता है यह अब मीत को समझ आ गया था। रेस्टोरेंट में हल्का हल्का म्यूजिक बज रहा था। मीत पूरी तरह से खो चुका था। उधर ईशानी की नज़र जब मीत पर पड़ी वो ठिठक गई। उधर ईशानी की नज़र, ये बंदर यहाँ क्या कर रहा है? वो नियति को पकड़कर रोकते हुए बोली। अरे हाँ, ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? नियति अनजान बनते हुए बोली। ईशानी ने उसे घूर कर देखा। सच ईशानी, मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था। वो मासूम बनते हुए बोली कि रोहित की नज़र उन दोनों पर पड़ गई। अरे तुम दोनों यहाँ? रोहित खड़ा होते हुए बोला। मीत भी खड़ा हुआ। वो बिना पल के झपकाए ईशानी को देख रहा था। मच्छर चला जाएगा, मुंह में बंद कर ले। और ये तुम्हारी प्लानिंग होगी? इतना ड्रामा करने के लिए दिमाग कहाँ से लाते हो तुम? ईशानी मीत को देखते हुए बरस पड़ी। मीत हल्का सा मुस्कुराया। ईशानी का ऐसा बिहेव अच्छा नहीं लगा उसे। झलक देखने का वो इतनी दूर आया। एक हाथ में प्लास्टर लगा था उसके, और ईशानी ने उसे ऐसे सुना दिया। दिल डूब सा गया उसका, पर उसने कुछ नहीं कहा। ईशानी, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? जब देखो कुछ भी सुना देती हो। और जान पहचान नहीं करोगी तो कैसे पता चलेगा सामने वाला कैसा है? रोहित मीत की साइड लेते हुए बोला। क्यों जान पहचान करनी है इससे? मुझे कोई बायोग्राफी नहीं लिखनी इस पर। ईशानी मीत को देखते हुए रोहित से बोली। मीत को एक बार फिर बुरा लगा, और उतना ही बुरा रोहित को भी लग रहा था, क्योंकि उसकी वजह से मीत को सुनना पड़ रहा था। मीत चुप करके बैठ गया और मन ही मन सोचने लगा, आज के बाद इसे तब तक नजर नहीं आऊंगा जब तक ये खुद नहीं चाहेगी। ये चीज़ ईशानी भांप गई थी। प्यार का कनेक्शन इतना आसान कहाँ होता है? वो तो उलझे धागों से भी ज़्यादा उलझा होता है। सामने वाला क्या सोच रहा है ये उसकी आंखों में साफ नज़र आता है। ईशानी को इतना कहना खुद अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि पसंद तो वो भी मीत को करने लगी थी, पर बस कोशिश कर रही थी प्यार मोहब्बत के खेल से दूर रहने की। ये चीज़ मीत को चुभ सी गई। उसने रोहित से कहा, मुझे थोड़ा काम है, मैं करके रूम पर पहुंच जाऊंगा। यू गाइज प्लीज़ इंजॉय। बिना ईशानी की तरफ देखे वो उठकर जाने लगा कि रोहित ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। मीत, तुझे इसके साथ नहीं बैठना, चल कहीं और जाकर बैठते हैं, कहते हुए रोहित भी खड़ा हो गया। ईशानी, क्या हो गया तुझे? नीति ने उसे देखते हुए पूछ लिया। रोहित और नियति दोनों की निगाहें ईशानी पर थी। ईशानी मीत को देख रही थी, और मीत साइड में मुंह करके ना जाने कहाँ एकटक देख रहा था। किसी के इमोशंस से खेलना कहाँ तक सही है ईशानी? नीति ने उससे दोबारा सवाल किया, पर वो बस मीत को देख रही थी। उसे मीत को सुनाना अंदर तक खल रहा था। बैठो, उसने नीति और रोहित को बैठने का इशारा करते हुए कहा। करो ऑर्डर, कहते हुए उसने उन दोनों को मेन्यू कार्ड थमा दिया। उसने देखा उस दिन जो स्माइली उसने मीत के प्लास्टर पर बनाया था, उसके आगे क्यूटी लिखा हुआ था। ईशानी के लबों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। पर मीत, वो तो अभी भी गुमसुम बैठा हुआ था। उसे बुरा लगा था ये चीज़। ईशानी भी जानती है। कुछ देर दोनों चुप थे, और रोहित और नियति खाने का मेन्यू डिसाइड कर रहे थे। हल्की फुल्की बातें शुरू होने लगी थी कि मीत के घर से फ़ोन आ गया। वो एक्सक्यूज़ मी कहते हुए फ़ोन उठाकर दूर जाकर बोला, हाय डैड। ईशानी की नज़रें रह रहकर मीत पर जा रही थी। पीछे से धीमा धीमा म्यूजिक बज रहा था। ये बेकरारी क्यों हो रही है ये जानता ही नहीं। दिल है कि मानता नहीं। कितनी छोटी सी बात पर हर्ट हो जाता है ये। जरा सा सुना क्या दिया, दिल पर ले लिया। बस भगवान इसका दिल कभी कोई ना दुखा पाए। वो मन ही मन अपने भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मीत की नज़रें उस पर आई और वो झेंप गई। इधर रोहित के भी घर से फ़ोन आ गया, जैसा कि भारती जी ने सुबह उसे बता ही दिया था। उसने देखा और नियति से कहा, मैं बाद में बात कर लूँगा। नहीं रोहित, उठा ले, शायद फीस के बारे में कोई बात करनी हो अंकल को। नियति ने उसे कहा, ठीक है, कहते हुए उसने फ़ोन उठाया। सामने से मोहन जी बोल पड़े। हाँ रोहित, कैसे हो बेटा? जी पापा, एकदम बढ़िया। रोहित टेबल से उठकर दूर जाते हुए बोला। तुम्हारी मम्मी ने बताया हमें फ़ीस के बारे में, मोहन जी आगे बोले। हाँ पापा, हो सके तो जल्दी ट्रांसफ़र कर दीजिए, रोहित धीरे से बोला। वो तो हम कर देंगे, पर तुम्हें एक चीज़ और बतानी थी। तुम्हारे मामा ने लड़की देखी है तुम्हारे लिए। फ़ोटो हम व्हाट्सएप पर भेज देंगे, देख लेना। अभी सगाई करके छोड़ देंगे, फिर साल 2 साल बाद शादी कर देंगे। क्यों? मोहन जी कह रहे थे, और रोहित के पैरों तले से ज़मीन खिसक रही थी। उसकी नज़रें नियति पर थी, जो बैठी हुई ईशानी से गप्पे लड़ाते हुए हंस रही थी। रोहित की आंखों में नमी तैर आई। टू बी कंटिन्यूड।